हेलो एंड वेलकम टू द ISC वर्स। आज प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 2 है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। Those people who are completely oblivious to our channel and our content and about me, उन्हें देखना चाहिए कि फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी डाला जा चुका है। इसमें लोगों ने प्रोबेबिलिटी की बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी, है ना, बेसिक जानकारी दी थी, बिल्कुल वो बिल्डिंग ब्लॉक है उसका। और आज लेक्चर नंबर 2 है एज प्रॉमिस्ड एडिशन थ्योरम के ऊपर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस टॉपिक से डायरेक्ट PYQs तो नहीं आते हैं, मुश्किल है, लेकिन हाँ एक बिल्डिंग ब्लॉक हम लोग इसको बोल सकते हैं। बिल्कुल ये टॉपिक अच्छा इस वजह से है क्योंकि ये कुछ वर्ड्स रिवील करता है, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, और कुछ सिंबल्स भी अपने साथ ये रिवील करता है। जैसे यूनियन और इंटरसेक्शन के सिंबल्स क्या होते हैं और उनका बेसिकली हम लोग एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। अभी जैसे जैसे हम लोग 4 मार्क्स और 6 मार्कर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो इस पूरे लेक्चर में हम लोग बेसिकली 2 लेटर्स का यूज़ करने वाले हैं, विच आर A एंड B। A का मतलब होगा फर्स्ट इवेंट और B का मतलब होगा ऑब्वियसली इवेंट सेकेंड। ये 2 लेटर्स हम लोग यूज़ करने वाले होंगे। और पिछले लेक्चर के लास्ट तक आते आते एक टॉपिक रह गया था विच इज़ डी मॉर्गन्स लॉ, है ना। तो जल्दी से पहले डी मॉर्गन्स लॉ ही बता देता हूँ भाई। और एक और चीज़ रह गई थी, जो चीज़ें रह जाती हैं बेसिकली पेन देम डाउन एट अ प्लेस, ताकि कुछ भी तुम्हारा मिस ना हो। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। डी मॉर्गन लॉ बेसिकली बताता क्या है, उससे भी पहले हम लोग ज़रा वेन डायग्राम देख लेते हैं, है ना। ऑल्दो ये 4 मार्क्स में किसी भी क्वेश्चन में इसका कोई यूज़ नहीं है, 6 मार्क्स के किसी भी क्वेश्चन में यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ 1 मार्कर 2 मार्कर में इसका यूज़ ज़रूर है और पता होना चाहिए भाई। तो वो वेन डायग्राम बेसिकली क्या है, एक डायग्राम होता है जो 2 सेट्स को दिखाता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हम लोग बोलेंगे 2 इवेंट्स को ये रिप्रेजेंट करता है। 2 इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता हुआ सॉरी एक डायग्राम जो इज कॉल्ड वेन डायग्राम। किस तरह से बनाते हैं वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम को बेसिकली सही से समझने के लिए हमें दोबारा से चलना पड़ेगा उसी चैप्टर के पास जो सबसे ज़्यादा लिंक्ड है चैप्टर से, विच इज़ क्लास 11th का सेट्स चैप्टर। तो उस पर हम लोग चलने वाले हैं, सेट्स के साथ इसको रिलेट करके 2 मिनट में देख लेते हैं, है ना। फोकस हो रहा है कैमरे पर, बिल्कुल। तो हमारे पास सपोज ए कोई इवेंट है, चलो सॉरी ये तो सेट चैप्टर है। ए कोई सेट है जिसके अंदर कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4। बी एक सेट है जिसके अंदर नंबर्स हैं 3 4 5 6। तो हम लोग इन दोनों सेट्स को, ज़रूरी नहीं इतना लंबा लंबा बार बार लिखें, हम इनको एक डायग्राम के रूप में, डायग्राम के तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसी डायग्राम को वेन डायग्राम बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने बनाया एक रेक्टेंगल, और क्योंकि इन दोनों सेट्स में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कुछ पार्ट कॉमन है, कुछ नंबर्स कॉमन है। वो 2 नंबर्स हैं 3 और 4। 3 और 4 यहाँ पर भी है और 3 और 4 यहाँ पर भी है। तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है कि कॉमन पार्ट बताओ क्या है कॉमन। 3 और 4 दोनों में कॉमन है ना। ये पेन पता नहीं हवा से चल गया, इग्नोर दिस। तो 3 और 4 बेसिकली क्या है, दोनों में कॉमन है। तो हम लोग अपने वेन डायग्राम में इनको कैसे दिखाते हैं, क्योंकि इन दोनों सेट्स में कुछ हिस्सा कॉमन हो गया तो उस पार्ट को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। ए सेट को सर्कल से दिखाएंगे, बी सेट को भी सर्कल से दिखाएंगे बिकॉज इन दोनों सेट्स में कुछ कॉमन है, तो वो 2 सर्कल्स आपस में ओवरलैप करेंगे। तो ए सेट और बी सेट, देखो ये हिस्सा है जो ए का भी पार्ट है और यही हिस्सा है ना। जूम करके दिखा देता हूँ, एक सेकंड। हाँ, तो ये जो हिस्सा है ये ए का भी पार्ट है और ये जो हिस्सा है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ ये बी का भी पार्ट है ना। तो हम लोगों ने डायग्रामेटिकली दिखा दिया। ये जो होता है इसी को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी या कॉमन पार्ट, है ना। क्या बोलते हैं, कॉमन पार्ट बोलते हैं। क्या, कॉमन पार्ट इसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि रेक्टेंगल मैंने बनाया, ए सेट हो गया,
बी सेट हो गया। ओवरलैप क्यों हो रहा है ये समझ में आ गया। एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर क्यों जा रहा है, बिकॉज इन दोनों सेट्स में कुछ ना कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है, ये दो नंबर्स 3 और 4, 3 और 4। तो हम लोग यहाँ पर उन दोनों नंबर्स को लिख देते हैं बेसिकली, है ना। लेट मी जूम। हाँ, वो 3 और 4 यहाँ लिख दिए। अब देखो कुछ ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ ए में है और बी में नहीं है, वो दो नंबर्स हैं 1 और 2। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये सिर्फ ए का हिस्सा है, इसमें बी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई योगदान नहीं है। तो 1 और 2 यहाँ लिखूँगा। और बी में भी ऐसा कुछ ना कुछ पार्ट ज़रूर होगा जो ए में नहीं होगा, और वो पार्ट है 5 और 6। तो ये देखो 5 और 6 यहाँ लिखूँगा। ए का कोई कंट्रीब्यूशन इस पार्ट में नहीं है। इस तरह से हम लोग एक डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को बोलते हैं वेन डायग्राम। अब ये वेन डायग्राम मैं आपको बता क्यों रहा हूँ कि वेन डायग्राम से हम लोग एक लॉ समझेंगे जिसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। और डी मॉर्गन्स लॉ क्यों समझेंगे, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है हमारे प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, है ना। तो अब डी मॉर्गन्स लॉ पर आ जाते हैं सीधा। एक वेन डायग्राम में हमें ये सारे कंपोनेंट पता होने चाहिए। जैसे कि मैंने एक ये रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। ये रेक्टेंगल बनाते ही हैं, आप किसी क्लास 11th के बच्चों से पूछोगे तो बता देगा भैया ये जो है ये रेक्टेंगल है, ये इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। इतना नहीं डीप में जाना है, इतना भी नहीं डीप में जाना कि बोरिंग हो जाए। तो एक बस वेन डायग्राम के सभी कंपोनेंट्स हमें पता चल जाए, दैट इज़ आवर पर्पस, है ना। तो ए सेट बनाया, बी सेट बनाया, ए बी, ये वो हिस्सा है ए का जो सिर्फ ए का है, उसका पर्सनल है, बी में नहीं है। तो इस हिस्से को हम बोलते हैं ए माइनस बी, या फिर ए बट नॉट बी। और बी में भी भाई ऐसा हिस्सा ज़रूर है जो ए का पार्ट नहीं है, सिर्फ बी का है, वो इतना हिस्सा है। यहाँ से देखो डिफ्रेंशिएट हो रहा है ना, डिस्टिंग्विश हो रहा है ना। जूम कर देता हूँ। ये ए का इतना हिस्सा जिसको ब्लैक से मैंने शेड किया, बस इतना, ये पूरा हिस्सा ए का, हाँ, ये वाला नहीं, ये बीच वाला नहीं, ये पूरा हिस्सा जो है ए का, ये सिर्फ ए का है, बी का नहीं है। इस वजह से इसको बोलते हैं ए माइनस बी, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ए बट नॉट बी। और बी में भी बी का भी ये जो हिस्सा है, ये वाला, ये पूरा, है ना, ये नहीं, ये सेंटर वाला नहीं, ये सिर्फ बी का है, ए का नहीं है। इस वजह से इसको बोलते हैं बी माइनस ए एंड बी बट नॉट ए, बी बट नॉट ए। और थोड़ा सा गंदा हो गया तो एक नया डायग्राम बना देता हूँ। ये बोरिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग है। जिन लोगों को बोरिंग लग रहा है उनको भी आगे काफ़ी प्रॉब्लम होगी। और ये हिस्सा है जो दोनों में कॉमन है, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, है ना। और अभी मैं थोड़ा इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, है ना। और अभी मैं थोड़ा करके इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि अभी एडिशन थ्योरम पर जैसे ही आऊँगा तब मज़ा आएगी, क्योंकि हम लोग फिर इस वाले हिस्से की बात करेंगे, इस वाले हिस्से की, ठीक है। इस वाले की, जैसे ए है बी है, इस पूरे हिस्से की, इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं अभी के लिए बता देता हूँ, बाकी अभी एडिशन थ्योरम से तुरंत आपको लिंक करके बताता हूँ। इस पूरे हिस्से को बोलते हैं ए यूनियन बी, यूनियन क्या बोलते हैं, यूनियन। इसको निकालने का एक फार्मूला भी है, ठीक है। तो हम लोग धीमे धीमे एडिशन थ्योरम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और दो फार्मूलाज हैं एडिशन थ्योरम में। लेट मी कंटिन्यू दोबारा से। तो एडिशन थ्योरम फॉर 2 इवेंट्स, है ना। तो सीधे मैं पहले फार्मूला ही लिखता हूँ, फिर आगे का एक्सप्लेनेशन बाद में देता हूँ। फार्मूला सेज की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी क्या है, स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने डिस्कस किया कि ए और बी क्या है। ए और बी दो इवेंट्स हैं, इवेंट 1 और इवेंट 2, और ये फार्मूला होता है एडिशन थ्योरम का फॉर 2 इवेंट, दो इवेंट्स के लिए होता है। और इस फार्मूले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली इसके इंडिविजुअल टर्म्स को समझना, कि ये क्वेश्चन में अगर उसने पूछा है कि भाई ये बताओ, और तुम्हें पता ही नहीं उसका एक्चुअल मैथमेटिकल मतलब ऐसा दिखता है, उसने ये पूछा है, तुमने ये निकाल दिया गलती से, तो क्वेश्चन हो गया गलत। तो हम लोग एक एक टर्म को समझ लेते हैं कि इसको वो वर्ड प्रॉब्लम में कैसे पूछेगा, इसको तो समझ में आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा दिखता है कि
निकालना है तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। और दिख जाता है, दोबारा से बैकग्राउंड में ट्रेन आते हुए इग्नोर कर देना, पता नहीं आज कितनी ट्रेन आएंगी। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो भाई तुम्हें इस फॉर्मूले से ये निकालना है, ये और ये दिया होगा, फिर से ऐसा कुछ बोले तो ये निकालना है, ये और ये तीन चीज़ें गिवन होंगी। और अगर कभी ये लिखते कि तुम्हें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, जैसे ही वो लिख दे ए एंड बी एंड, तो हमें बेसिकली ये निकालना है, फिर ये और ये गिवन होगा। ठीक, तो ये इस फॉर्मूले का बेसिकली एक एक टर्म्स को मैंने ब्रेक करके दिखा दिया। अभी एडिशन थ्योरम फॉर 3 इवेंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं, जो रेयरली पूछा जाता है, पर क्योंकि फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी तो 3 इवेंट्स के लिए भी बता देता हूँ। तो बेसिकली 3 इवेंट्स का फॉर्मूला मैंने एक लाइन में लिख दिया ताकि तुम बोर ना हो, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसा नहीं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बिल्कुल एक्सप्लेन किया जाएगा। तो एडिशन थ्योरम फॉर 3 इवेंट्स वो कुछ ऐसा दिखता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, इतना बड़ा भाई फॉर्मूला होता है, जिसने क्लास 11th सेट्स चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर होता है उसने देखा होगा तो उसे पता होगा। ठीक, और ये हम लोग वीडियो के लास्ट में करेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारा वीडियो 10-15 मिनट का बन जाए, वो तो बन ही जाएगा लेकिन तुम देखोगे नहीं, और ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो हम लोग वीडियो के लास्ट में उसको डिस्कस कर लेंगे। और मिस भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कुछ भी हमारा मिस होता नहीं है वैसे, है ना। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिम्बल्स की एज फार एज दिस चैप्टर इज़ कंसिडर्ड। कुछ सिम्बल्स की और कुछ ऐसी बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग है जो अगर हमने सीख ली तो भाई, जो मैंने एक वीडियो में बताया था ना कि टीचर के साथ आंसर नहीं मैच होता, वो वाली प्रॉब्लम हमें नहीं देखने के लिए मिलेगी अगर ये सिंबल्स, ये लैंग्वेज हमने डिकोड कर ली। तो मैं एक वीडियो में मल्टीपल कट्स इसी वजह से लगाता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई तुम्हारा कुछ भी छूटे ना। देखो, मैं सिंबल्स डिस्कस करने जा रहा था, अभी नहीं डिस्कस कर सकता, क्यों? क्योंकि मुझे को पता चल गया कि एक टॉपिक छूटने वाला है। वो टॉपिक कौन सा है? वो ये है कि हम लोगों ने अभी ऊपर ये जो देखो, ये एडिशन थ्योरम देखा और 2 इवेंट्स, इसको वेन डायग्राम से थोड़ा सा रिलेट करना है। ठीक है, क्या करना है? इसको भाई थोड़ा सा वेन डायग्राम से रिलेट करना है, तो जल्दी से देख लो। ठीक है, हाँ, इसको वेन डायग्राम से रिलेट करना है, तो ज़रा जल्दी से देख लो, देखो बगल में मैंने अपना टैब भी खोल लिया प्रमोशन के लिए। कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं। देखो, वेन डायग्राम में कुछ ऐसा सा दिखता है भाई कि ये हम लोग वेन डायग्राम किसके लिए सीख रहे हैं? एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटेगा, ये हमारे पर्सनल बेनिफिट के लिए है। अभी ये क्वेश्चन दिखाऊंगा, 4 क्वेश्चन हम लोग एडिशन थ्योरम पर करेंगे, उसी में सब सेट हो जाएगा। डू नॉट फोकस ऑन द क्वांटिटी, और लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग वेन डायग्राम का यूज़ ले लेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम का यूज़ हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन में लेंगे। तो जब भी वो हमसे बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी बताओ, तो ये रीजन होगा, ये जो पूरा, ये जो सर्कल की सरकमफ्रेंस है ना, दोनों सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है, ये रुक जाओ, ये और ये पूरा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। जब भी बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, तो ये रीजन निकालना होगा, ये रीजन है ना। तो बस ये दोनों बातें थी, और 1-2 चीज़ें और हैं, वो डी मॉर्गन्स लॉ के बाद क्लियर होंगी। तो अभी मैं बताता हूँ डी मॉर्गन्स लॉ, फिर से मेरे को एक कट लेना पड़ेगा, बैकग्राउंड में नॉइज़ काफ़ी है। तो अब आ जाते हैं डी मॉर्गन्स लॉ पर। डी मॉर्गन्स लॉ को भी डिकोड करने के लिए हमें पहले सेट्स पर जाना पड़ेगा। तो डी मॉर्गन्स लॉ बेसिकली करता क्या है? ये हमारी क्वेश्चन सॉल्विंग में तो बिल्कुल हेल्प नहीं करता, तो भाई किस काम का? नहीं, काम का है बिल्कुल, क्योंकि बस रीजन को हमारे लिए सिंप्लीफाई कर देता है, बस रीजन को हमारे लिए सिंप्लीफाई कर देता है। ऐसा रीजन जो हमें नहीं मिल रहा होता अपने वेन डायग्राम में, उसको ही सिंप्लीफाई करके दे देता है, और फिर उस रीजन के लिए हम लोग अपने फार्मूलाज लगा सकते हैं। ये काम है डी मॉर्गन लॉ का। और एक दूसरी ट्रेन, अच्छा, सेट्स में एक चीज़ होती थी ना, हम लोग इस तरह से लिखते थे एन ऑफ ए, है ना। इस एन से डर तो नहीं लगता, एन का मतलब होता था कार्डिनैलिटी। क्या होता था? कार्डिनैलिटी। अब हमें बहुत ज़्यादा इससे डरने की ज़रूरत है नहीं, वो इस वजह से क्योंकि प्रोबेबिलिटी है भाई, ज़्यादा सेट्स का काम तो है नहीं, लेकिन हम लोग क्योंकि थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं तो भाई थोड़ा सा देख लो। बाकी कोई भी ना समझ में आए, बिल्कुल भी उसमें घबराने वाली बात नहीं है।
तुम्हारा भाई सब कुछ करवाएगा। तो डी मॉर्गन्स लॉ बेसिकली ऐसा होता था सेट्स में कि एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। मुँह मत बनाओ भाई, बता रहा हूँ। तो एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। मैंने कहा भाई इससे क्या, ये करके क्या कर लिया तुमने? हम लोगों ने एक रीजन ढूंढ लिया अपने वेन डायग्राम में, है ना। कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ। हम लोगों ने एक रीजन ढूंढ लिया अपने वेन डायग्राम में। हमने कहा अच्छा तुम इस एन को छोड़ो, है ना, एन बड़ा इरिटेट कर रहा होगा, एन को छोड़ो। ये रीजन अपने वेन डायग्राम में ढूंढ सकते हैं क्या? हमने कहा ट्राई कर लेते हैं भाई। कॉम्प्लीमेंट जिन लोगों को नहीं पता तो पहले ही बोल चुका हूँ भाई, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया है कॉम्प्लीमेंट का मतलब। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट ए नहीं है, ए के अलावा सब कुछ। तो ये वाला रीजन अगर मेरे को ट्रेस करना हो वेन डायग्राम में तो कैसा दिखेगा? तो हमने कहा चलो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। हमने कहा ठीक है भाई। देखो इक्वल के इधर वाला इधर सॉल्व कर रहा हूँ, इक्वल के उधर वाला उधर सॉल्व करूँगा, ठीक है। ये बेसिकली एक तरह की डेरिवेशन हो गई, एक तरह की डेरिवेशन है। हमें बस इससे रिजल्ट याद रखना है, लेकिन अभी क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो तुम्हें पूरा सुनना पड़ेगा। ए कॉम्प्लीमेंट, देखो ये तो नॉर्मल बनाते ही। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के अलावा सब कुछ। थोड़ा जूम कर देता हूँ, है ना। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया ए के अलावा सब कुछ। तो ये वाला हिस्सा भी मैंने बताया, ये ए माइनस बी है, मतलब ए बट नॉट बी। ये वाला हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी है। तो जहाँ यहाँ पर भी ए का जिक्र है, यहाँ पर भी ए का जिक्र है। और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ए का बिल्कुल भी जिक्र ना हो, मतलब ये वाला जो रीजन है ये। अच्छा दूसरे पेन से कर देता हूँ। ये वाला जो रीजन है ये, है ना, मतलब बेसिकली हमने ए वाला गोला हटा दिया, ए वाला सर्कल छोड़ के जितना भी ये रीजन बचा है सब, ए वाला सर्कल छोड़ के जितना भी रीजन है, क्योंकि इस पूरे रीजन में ए का जिक्र कहीं नहीं है, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट का रीजन है। हमने कहा भाई बहुत बढ़िया है, तो बड़ा ईजी था। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लेते हैं सिमिलरली। तो बी कॉम्प्लीमेंट वाला रीजन कौन सा होगा भाई? फिर से बनाता हूँ। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, अब दिखा। बी कॉम्प्लीमेंट वाला रीजन, तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? जो चीज़ बी ना हो बाकी सब हो। और ये वाली चीज़ है बी ओनली, यानी बी माइनस ए, बी माइनस ए। यहाँ पर भी बी का जिक्र हो गया। ये वाली चीज़ है बी इंटरसेक्शन ए, यहाँ पर भी बी का जिक्र हो गया। दोनों ही चीज़ें हमें नहीं लेनी है, तो हमने बी का गोला इस बार छोड़ दिया, बी का गोला हम लोगों ने इस बार छोड़ दिया। तो ये वाला जो पूरा रीजन है, दिस इन पर्टिकुलर इज कॉल्ड बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। और क्योंकि यहाँ ध्यान से देखो लिखा था इंटरसेक्शन, यहाँ ध्यान से देखो लिखा हुआ था, यहाँ ध्यान से देखो लिखा हुआ था क्या? इंटरसेक्शन। यहाँ ध्यान से देखो लिखा हुआ था इंटरसेक्शन। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों रीजन का इंटरसेक्शन ले लेते हैं और देखते हैं रिजल्टेंट रीजन क्या बनता है, और फिर उसको राइट में जो रीजन बनेगा उसके साथ कंपेयर कर लेंगे। डी मॉर्गन लॉ प्रूव हो जाएगा भाई, तुम यूज़ करना, तुम उसको यूज़ करना। अब इन दोनों रीजन्स का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ, कॉमन पार्ट लूँ कॉमन, तो अब तुम खुद सोचोगे और मेरे को बताओगे दोनों का कॉमन पार्ट क्या होगा। देखो भाई, इसमें भी ये बाहर वाला रीजन है, इसमें भी ये बाहर वाला रीजन है, तो ये तो कॉमन हो गया। इसमें ए वाला गोला नहीं है, इसमें बी वाला गोला नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों कॉमन पार्ट तो हुआ नहीं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट रीजन बेसिकली ये बना, दोनों का रिजल्टेंट रीजन ये बनेगा, ये बस बाहर बाहर का, दोनों में ही ये बस बाहर बाहर का रीजन। दोनों गोले छूट जाएंगे बीच के, क्योंकि ये गोला इसमें था, इसमें नहीं था, ये इसमें था, इसमें नहीं था। तो ऐसी चीज़ हमें लेनी है, दोनों में थी। दोनों में कौन था भाई? दोनों में बताओ, दोनों में बाहर वाला था। ये बीच वाला तो दोनों में नहीं था, है ना। ये इसमें था, इसमें नहीं था। ये बी ओनली इसमें है, इसमें नहीं है। और ये बीच वाला दोनों में नहीं है। लेकिन ये जो बाहर वाला जो रीजन है, ये वाला रेक्टेंगल वाला, ये दोनों में है। इस वजह से कॉमन रीजन ये है। अब ज़रा राइट हैंड साइड की ओर अगर नज़र मारें, ठीक है, लेट मी फिक्स माई कैमरा। तो आरएचएस में आ चुके हैं भाई, और आरएचएस में हमें पता है, जनरली वी नो कि जो ए यूनियन बी होता है वो कौन सा रीजन होता है? ये पूरा रीजन होता है, जिसमें ए वाला पूरा सर्कल कवर हो जाता है, बी वाला पूरा सर्कल कवर हो जाता है, बीच वाला हिस्सा कवर हो जाता है, और इस पूरे रीजन को हम बोलते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। लेकिन हमें निकालना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब हमेशा क्या होता है सर? कॉम्प्लीमेंट का मतलब हमेशा होता है उल्टा।
कॉम्प्लीमेंट किसी भी चीज़ का क्या होता है, उल्टा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उल्टा। तो ये रीजन मेरे को मिला था, अब इसका उल्टा रीजन क्या होगा, ये बाहर वाले रीजन। क्यों, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये कौन सा रीजन होगा, वो ये बाहर वाला रीजन होगा। ए ये है, बी ये है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये बाहर वाला रीजन है। अगर आप ध्यान से देखें एलएचएस आरएचएस को देखो भाई, दोनों रीजन बराबर आ गए, नहीं आ गए, दोनों रीजन बिल्कुल बराबर आ चुके हैं। हेंस डी मॉर्गन्स लॉ इज प्रूव्ड, इस लॉ को लिख लो, है ना। ब्राइट कुछ ज़्यादा हो गया तो मैं थोड़ा सा नॉर्मल कर देता हूँ। हाँ, तो हेंस आवर डी मॉर्गन्स लॉ इज प्रूव्ड। और प्रोबेबिलिटी में डी मॉर्गन्स लॉ ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता, प्रोबेबिलिटी में थोड़ा चेंज होकर दिखता है। अब हमारे प्रोबेबिलिटी में कुछ इस तरह का दिखता है। हमने कहा था एन की टेंशन मतलब देखो यहाँ पी हो गया ना, पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, मतलब ध्यान से देखो भाई, तुम भी डिकोड कर लोगे, वो कुछ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। नॉट ए एंड नॉट बी मतलब कि ए इवेंट भी ना हो एंड स्टोपी का मतलब अच्छा सॉरी, मेरे को पहले सिंबल अब बता देने चाहिए, तब तुम इसको डिकोड कर पाओगे, तो मैंने पहले सिंबल बता देता हूँ। तो अभी बातें कर लेते हैं, देखो सिंबल्स और काम की बातें। और ये हार्ट किसके लिए, ये हार्ट मेरी तरफ से है, तुम्हारे लिए। रहा नहीं जा रहा, तड़प ही ऐसी है ना। तो हाँ, मतलब थोड़े व्यूज़ आ जाए हैं, सब्सक्राइबर्स वगैरह हो जाने चाहिए। मैंने कभी बोला नहीं है, मैं बोलूँगा भी नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, समझदार को इशारा काफ़ी। तो हम लोग अपने पहले सिंबल की तरफ चलते हैं, विच इज़ ऑफ यूनियन। में क्वेश्चन में ऐसी कोई भी फ्रेज़ दिखती है, ईदर ए और बी, और ईदर ए और बी और बोथ, या एटलीस्ट ए एटलीस्ट बी, इन सभी का एक ही मतलब होता है, वो होता है यूनियन। वो सभी का एक ही मतलब होता है, वो होता है यूनियन। और यूनियन कैसे निकालते हैं भाई, जल्दी बताओ। अरे अभी बताया भाई, यूनियन कैसे निकालना है, इस फॉर्मूले से निकालना है यूनियन, इस फॉर्मूले से निकालना है यूनियन। इससे ही देखो, ये रहा यूनियन, कहाँ गया, ये रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, है ना। इन सभी का मतलब इधर ए और बी, और इधर ए और बी और बोथ, एटलीस्ट ए एटलीस्ट बी, इन सभी का मतलब है यूनियन। और यूनियन कहाँ से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। और भाई जब ये फॉर्मूला लगा रहे होंगे तो ये और ये वो देंगे, बिल्कुल देंगे, ठीक, हाँ बिल्कुल देंगे। अब हम लोग अपने सेकंड सिंबल की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो सेकंड सिंबल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। सेकंड सिंबल हमारा है इंटरसेक्शन। अच्छा एक सेकंड, यूनियन का सिंबल ये जो यू होता है ना, यही है इसका सिंबल, ये देखो बीच में बना हुआ है, ये रहा, ठीक है, दिस इज़ अ सिंबल ऑफ यूनियन। अब हम लोग इंटरसेक्शन पर आते हैं। तो सेकंड सिंबल मैंने बताया होगा इंटरसेक्शन। तो हमें कभी भी क्वेश्चन में ये सभी फ्रेजेस देखने के मिले, एंड, बोथ ए एंड बी, कुछ भी ऐसा देखने को मिले, तो उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन निकालते कैसे हैं, इसी फॉर्मूले से। इसको सब्जेक्ट बना लो भाई, इसको इक्वल के उस तरफ ले जाओ और यूनियन को इक्वल के इस तरफ ले आओ, यहाँ से इंटरसेक्शन भी निकाल देंगे। और जब ये इंटरसेक्शन भी निकालना होगा तो ये तीन चीज़ें गिवन होंगी। इंटरसेक्शन बी का भाई सिंबल बता दो, तो सिंबल देख लीजिए, सिंबल है उल्टा यू। देखो भाई, वो रहा सीधा यू, वो यूनियन का सिंबल है, उल्टा यू इंटरसेक्शन का सिंबल है। अच्छा, हमने इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने कैसे छोड़ दी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो यूनियन होता है ना, इसके साथ हमारा जो सिंबल मैथ्स में जाता है वो जाता है प्लस, ठीक है। अभी सब समझ में आएगा, अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, मेरे को पता है। ये प्लस तो बिल्कुल ऊपर से निकल गया होगा, बिल्कुल ये ऊपर से निकला है, बिल्कुल हम लोग उसको नीचे ले आएंगे, वो लेकिन क्वेश्चन से आएगा, है ना। तो यूनियन के साथ सिंबल प्लस होगा, इंटरसेक्शन के साथ सिंबल होगा इनटू। अभी भी नहीं समझ में आया होगा, क्वेश्चन से समझ में आएगा, अभी इसी लेक्चर में ही समझ में आएगा, हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और अब वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन कैसे दिखता है मैंने बता दिया, मैं 5वीं 6ठी बार बता रहा हूँ, ये रहा इंटरसेक्शन भी वेन डायग्राम में दिखता हुआ, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर के लास्ट में प्रॉमिस किया था कि मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को मैथमेटिकली बिल्कुल बताऊंगा। और देख सकते हो भाई, मैं अपना प्रॉमिस बिल्कुल भी नहीं तोड़ता, एक भी चीज़ मैंने मिस नहीं की है, मैंने प्रॉमिस की है, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, एग्जॉस्टिव को बिल्कुल अभी इग्नोर करो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मैथमेटिकल मतलब क्या है, इनका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस इनका ये है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बेसिकली वो होते हैं, मैंने पिछले फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, विच नेवर टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, कभी साथ में नहीं हो सकते। इस वजह से इनका ए इंटरसेक्शन बी हमेशा ज़ीरो होता है। हमने कहा तो इससे असर क्या पड़ा है, इससे बहुत गहरा असर पड़ा है। और असर ये पड़ा है कि हमारे पास जो ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था, वो था ए प्लस बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पर क्योंकि हमारे पास ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इस वजह से हमारे पास इनके लिए हेयर
भैया ये पार्ट तो ज़ीरो हो गया, क्यों? क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कभी एक साथ हो ही नहीं सकते, इनके साथ में होने की प्रोबेबिलिटी संभावना बिल्कुल शून्य है, ज़ीरो। तो इनमें ये नहीं होता, ये पार्ट ज़ीरो हो जाता है। इस वजह से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है ना, ए प्लस बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्योंकि ये पार्ट तो ज़ीरो हो गया, किस वजह से? इस वजह से। अब एग्जॉस्टिव इवेंट पर आ जाते हैं। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स में भी मैंने बताया था कि ऐसे इवेंट्स मैंने सेट्स के साथ इसको रिलेट करके तब भी बताया था, एंड आई एम रिपीटिंग द सेम अगेन, जिनमें सैम्पल स्पेस के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, एन का मतलब कार्डिनैलिटी अभी ऊपर बताया, एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। दो सेट्स हैं ए और बी, दोनों का यूनियन लो। अब ये सब ऊपर से जा रहा है तो भाई मैंने फर्स्ट लेक्चर में सब बताया हुआ है, भाई तुम्हारी गलती तुम नहीं देख कर आए। तो ए यूनियन बी जो है उसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही एलिमेंट्स सैम्पल स्पेस में हों, तो ऐसे इवेंट्स को हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना हो तो प्रोबेबिलिटी का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला जो 10 से बताया जाता है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, है ना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इस तरह से नहीं होता, बस वही है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और क्योंकि ए यूनियन बी और सैम्पल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, सिंस दिस इज इक्वल्स टू दिस, वाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट गया, आंसर आ गया 1। एग्जॉस्टिव इवेंट्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 1 होती है, और एक्सक्लूसिव इवेंट्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होती है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होती है। और मान लो दो इवेंट्स हैं ए और बी, जो को मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किए, इरिटेट मत होना, इसका मतलब है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। तो ऐसे मान लो दो इवेंट्स हैं ए और बी जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी हैं, उनका क्या होगा? तो क्योंकि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको इक्वेशन ए बोला। और क्योंकि वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि LHS दोनों में बराबर है तो RHS भी इक्वल होना चाहिए। तो फ्रॉम ए एंड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, बातों में हमारा थर्ड सिंबल रह गया विच इज़ नीदर ए नॉर बी, ए भी ना हो एंड बी भी ना हो। ध्यान से देखना, ए भी ना हो एंड बी भी ना हो, इसका सिंबल ये होता है ए भी ना हो एंड, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा एंड इंटरसेक्शन है ये, ए भी ना हो एंड बी भी ना हो, ये भी ना हो वो भी ना हो, किसी का भला ना हो, ठीक है। तो ये जो सिंबल है ये बेसिकली नीदर ए नॉर बी का सिंबल है। और अगर हम इसको डायग्राम में देखें, वेन डायग्राम में, हाँ, तो इसका रीजन मैंने बोला इस कैसे दिखेगा, तो अभी डी मॉर्गन्स लॉ की मदद से हमें पता चल जाएगा इसका रीजन कैसा दिखता है। देखो भाई, ए भी ना हो एंड बी भी ना हो, और ये किसके इक्वल है? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, अभी देखा डी मॉर्गन्स लॉ से। तो ए यूनियन बी तो ये होता है इसका कॉम्प्लीमेंट, ये हम लोग अभी देख चुके हैं थोड़ी देर पहले, तुम्हें ध्यान आ रहा होगा, ये रीजन होता है नीदर ए नॉर बी का, है ना। तो अगर हमसे क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोलता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ए इज़ नॉट सेलेक्टेड एंड बी इज़ नॉट सेलेक्टेड, ए भी सेलेक्ट ना हो बी भी ना सेलेक्ट हो किसी इंटरव्यू के लिए, तो हम लोग इसको तुरंत इस तरह से डिकोड करेंगे, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। और पिछले लेक्चर जो लोग नहीं देखे हैं उनको दर्द होगा, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1। तो हम लोग तुरंत कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाल लेते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, बस वही हम लोग यहाँ पे किया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इस तरह से हम लोग उसको क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर देखना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं क्वेश्चंस पर, और अब जैसा कि मैंने बताया सर हम लोग 4 क्वेश्चंस करेंगे, उसमें ही सब कुछ सेट हो जाएगा बिल्कुल। तो मैं पूरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए रीड कर देता हूँ, ऑल तो तुम्हें आता होगा, मैं रीड कर देता हूँ एक बार पूरा। The probability that a young boy will get a private job is 2/3 and that of government job is 4/9. If the probability of getting at least one job is 4/5, find the probability that he will get both the jobs. तो इसको दोनों जॉब्स मिल जाएंगी, इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है ये हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो हम लोग एक एक चीज़ों को लिखेंगे कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मतलब ये, इसका स्टेटमेंट का मतलब ये। और सबसे पहले देखो भाई चमक गया बिल्कुल, एटलीस्ट वन जॉब। वही थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कभी भी दिख जाए एटलीस्ट ए एटलीस्ट बी, उसका मतलब हमेशा क्या होता है? उसका मतलब है जो भी चीज़ है वो यूनियन है ना, वो क्या गिवन है, तो हमें और कुछ नहीं, वो हमें यूनियन गिवन है पक्का। तो ये एक्चुअली में 4/5 जो है ये हमें यूनियन गिवन है ना। तो हम लोग इसका सोल्यूशन देख रहे हैं, मेरे को फिक्स करता हूँ और इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम लोग इवेंट्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं। मान लो एक इवेंट है ए, एक इवेंट है बी
ठीक है। ए और बी दो इवेंट्स हैं। ए है कि ही विल गेट अ प्राइवेट जॉब, और ये क्या है सर, इवेंट बी ही विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, ये दो इवेंट्स हैं हमारे पास। तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी कि उसको एक प्राइवेट जॉब मिलेगी इस 2/3, और प्रोबेबिलिटी कि उसको एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगी इस 4/9। और हम लोग ने भी डिस्कस किया कि सर यूनियन भी दिया हुआ है साथ में कि उसको दोनों मिल जाए। एटलीस्ट उन्होंने शब्द यूज़ किया, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। तो भैया कम से कम इतना तो कर ही दो, यानी इतना कर दो, इससे ज़्यादा कर दो तो क्या ही बात है। तो एटलीस्ट का मतलब होता है यूनियन। तो ए यूनियन बी गिवन है 4/5। उसने कहा है नाउ व्हाट द प्रोबेबिलिटी कि उसको दोनों ही जॉब्स मिल जाएं। तो हमें एडिशन थ्योरम की वजह से पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सब हमें पता है। हमसे उन्होंने ये पूछा है तो सर हम लोग इसको सब्जेक्ट बना के इधर ले आते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही तो हमें निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया 2/3, बी हो गया 4/9 माइनस ए यूनियन बी हो गया 4/5। इस तरह से हमारी चीज़ें, उन्होंने सारी वैल्यूज़ लिखी। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं भाई, 9 बना लेते हैं। 23 3 2 6 प्लस 4 10/9 माइनस 4/5 45 हो जाएगा एलसीएम। ये हो जाएगा 5 यानी 50 माइनस ये हो जाएगा 9 यानी 36। 50 माइनस 36 दैट इज़ 14। तो 14/45 ये हमारा फर्स्ट आंसर है ना। कितनी इजीली हम लोगों ने एडिशन थ्योरम का यूज़ करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिया। तो इन अ पर्टिकुलर, ये सेकंड क्वेश्चन है बेसिकली, इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ अमूल ब्रेड नॉट बीइंग कंज्यूम्ड बाय द रेसिडेंट्स इज 1/2। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एवॉन ब्रेड नॉट बीइंग कंज्यूम्ड बाय द पीपल इज 2/5। द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ब्रेड्स टाइप्स बी कंज्यूम्ड इज 1/5। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रेसिडेंट बेसिकली मीन्स एक बंदा इट्स इधर अमूल और एवॉन और बोथ द ब्रेड्स। और ये क्वेश्चन बिल्कुल फ्रेश हैं, ये कहीं से उठाए गए क्वेश्चन नहीं है, खुद डिज़ाइंड है। तो अब इसको देख लेते हैं बेसिकली इसका सोल्यूशन। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन पे भाई सीधे आ गए। तो उन्होंने बोला, मैं दो इवेंट्स डिफाइन कर लेता हूँ। पी एक इवेंट है और क्यू एक इवेंट है। हर तुम्हें भी क्वेश्चन में ऐसे ही करना है भाई, तभी मार्क्स मिलते हैं। तो पी हमारे पास एक इवेंट है, कैमरा फोकस कर रहा है, ठीक है। तो पी हमारे पास एक इवेंट है दैट अमूल ब्रेड इज कंज्यूम्ड, और ये है बेसिकली एवॉन ब्रेड इज कंज्यूम्ड। उन्होंने हमें दे रखा है, इट इज़ गिवन, उन्होंने क्या दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी दैट अमूल ब्रेड इज़ नॉट कंज्यूम, अमूल ब्रेड कंज्यूम नहीं की जाती है, इसकी प्रोबेबिलिटी उन्होंने दी है 1/2, ठीक। और एवॉन ब्रेड नहीं कंज्यूम की जाती है, इसकी प्रोबेबिलिटी उन्होंने हमें दी है क्या, 2/5, ठीक है। और दोनों ब्रेड्स कंज्यूम हो जाती हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी उन्होंने हमें दी है 1/5। मतलब एवॉन इंटरसेक्शन अमूल उन्होंने दी है 1/5। और उन्होंने ध्यान से देखो उन्होंने क्या पूछा है, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन दिखा देता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो इन्होंने यहाँ क्या पूछा है, ईदर अमूल और, फिर से ये देखो दोनों वर्ड्स अभी हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग में देखा कि भाई ईदर और एटलीस्ट प्लस कुछ भी दिखे, इसका मतलब क्या होता है, दोबारा से इसका मतलब होता है यूनियन। क्या होता है, यूनियन होता है। तो बेसिकली वो हमसे यूनियन पूछ रहे हैं। दोबारा से हम लोग एडिशन थ्योरम अपना लगाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर इस फॉर्मूले में ए और बी दो इवेंट्स हैं, अब हमने तो दो इवेंट्स पी और क्यू डिफाइन किए हैं, तो कंफ्यूज मत होना भाई, तुम ये मत लिखो, तुम इस तरह से लिख दो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पी यूनियन क्यू इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। तुम ये लिख देना, है ना। और ये प्रमोशन करने के लिए अपना थंबनेल खोल लें, तो तुम इस तरह से लिख देना बेसिकली। और हमसे यूनियन पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी यूनियन क्यू इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। और जैसा कि हम लोग फर्स्ट लेक्चर से जानते हैं, किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हमें चाहिए, हमें पी कॉम्प्लीमेंट दिया है, पर क्योंकि यूनियन में सिर्फ पी की ज़रूरत है, तो मैंने कहा सर प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इज़ 1 माइनस
p कॉम्प्लीमेंट। तो सर 1 माइनस 1/2 1/2, और इस तरह से हम लोग q का भी निकाल लेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ q इज़ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ q कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस 2/5, दैट इज़ 3/5। नाउ आई एम फ्लिपिंग माई पेज। हाँ, तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ p आ चुका है, दैट इज़ 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ q भी आ गया 3/5। और हमें यूनियन से पता है ए यूनियन बी, दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हम लोग किस तरह से निकालते हैं। तो हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ, वही बड़ा वाला फॉर्मूला भाई अपना है ना, पीछे मैं बार बार नहीं लगा रहा हूँ। पी यूनियन क्यू इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, है ना। वहाँ से बेसिकली हमारा यूनियन निकल आएगा, जो कि है क्या, और पी इंटरसेक्शन क्यू मैं देख लेता हूँ। और पी इंटरसेक्शन क्यू है, पी इंटरसेक्शन क्यू दैट इज़ 1/5। फाइनली हमारा जो पी यूनियन क्यू आया दैट इज़ 1/2 प्लस 3/5 माइनस 1/5। इन दोनों का तो ऐसे हम ले लेते हैं, 10 हो जाएगा। तो 5 प्लस 3 दैट इज़ 8/5 माइनस 1/5, 10 हुआ एलसीएम 8 माइनस 2 दैट इज़ 6/10। आंसर हो गया अपना 3/5। अब थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बेसिकली, 2 स्टूडेंट्स आस्था एंड अमृत appeared for an examination. The probability that Astha will qualify the exam is 0.05 and that Amrit will qualify 0.10. The probability that both will qualify is 0.02. Find the probability that, इसके तीन पार्ट्स हैं, तीन सब पार्ट्स। फर्स्ट वन इज बोथ ऑफ देम नॉट क्वालिफाइंग द एग्ज़ाम। तो फर्स्ट वाले पर ही चलते हैं, पहले फर्स्ट सब पार्ट पर चलते हैं। हम लोग अपने इवेंट्स डिफाइन कर लेते हैं, और जो मैं लिखता हूँ उसकी तुम टेंशन मत लिया करो, क्योंकि इसको स्पीड में कर दिया जाता है 2x पर, जितनी देर राइटिंग प्रोसेस चलता है। तो मतलब बोर होने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट सब पार्ट जिसमें हम लोग इवेंट डिफाइन कर रहे हैं, इवेंट पी डिफाइन कर लेते हैं कि आस्था विल क्वालिफाई द एग्ज़ाम, और इवेंट बी है, इवेंट क्यू है कि अमृत विल क्वालिफाई द एग्ज़ाम, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पी दैट इज़ आस्था अगर क्वालिफाई करेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.05, और अगर अमृत क्वालिफाई करेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.10 बेसिकली, है ना। और दोनों क्वालिफाई करेंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, दोनों क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि दोनों ही एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएँ। तो ये कोई वाला एग्ज़ाम नहीं है कि कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जो एक पोस्ट के लिए होते हैं, वहाँ पर कोई सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरे को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये उस टाइप का एग्ज़ाम नहीं है, बोर्ड एग्ज़ाम टाइप का एग्ज़ाम है। तो पी इंटरसेक्शन क्यू कि दोनों इसको क्वालिफाई कर जाएँ वो है 0.02। ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। उन्होंने कहा ना व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्ज़ाम, मतलब अमृत भी क्वालिफाई ना करे और आस्था भी क्वालिफाई ना करे। तो इसको लिखना हम लोगों ने सीख लिया है इसी लेक्चर में। मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ ताकि तुम्हें नीचे तक पूरा दिख जाए। हाँ हाँ हाँ, तो प्रोबेबिलिटी दैट आस्था विल नॉट क्वालिफाई द एग्ज़ाम एंड अमृत विल नॉट क्वालिफाई द एग्ज़ाम, इस तरह से इसको लिखा जाता है। और हमें डी मॉर्गन्स लॉ से पता है, किससे पता है, डी मॉर्गन्स लॉ से हमें पता है कि दिस इज़ एज सिमिलर एज की प्रोबेबिलिटी ऑफ पी यूनियन क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट। और जो फर्स्ट लेक्चर देख के आए उन्हें ये भी पता है कि भाई किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी यूनियन क्यू। तो हमें पहले पी यूनियन क्यू निकाल लेना चाहिए, है ना। तो नीचे की पेज की तरफ थोड़ा सा फोकस हो, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पी यूनियन क्यू निकालना पड़ेगा पी यूनियन क्यू, पहले ये निकालना पड़ेगा। तो हम लोग निकालने आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पी यूनियन क्यू। फिर से भाई लंबा चौड़ा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू, और इसको माइनस कर देंगे। तो 0.05 प्लस 0.10 माइनस 0.02। तो हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी और हमारा आंसर आया 0.13। और इस आंसर को भी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1 माइनस 0.13। तो फाइनल आंसर है 0.87। फर्स्ट सब पार्ट था। अब सेकंड सब पार्ट पर चलते हैं, और सेकंड सब पार्ट क्या कह रहा है,
सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। अब क्या है ये? तो सेकंड सब पार्ट का बेसिकली सोल्यूशन ले लेते हैं। उसमें लिखा हुआ है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जाम। तो उनमें से एटलीस्ट हम लोगों ने एक कोड डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले कि एटलीस्ट हो या इधर और हो या प्लस हो, उन सभी का मतलब यूनियन से होता है। उन्होंने कहा एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्ज़ाम। तो उनमें कम से कम एक एग्ज़ाम क्वालिफाई ना करे, तो या तो एक ना करे या दोनों ना करे, इस तरह से होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन विल नॉट क्वालिफाई द एग्ज़ाम एटलीस्ट, ये भी क्वालिफाई ना करे, यूनियन लगा करके, यूनियन किस लिए, क्योंकि एटलीस्ट लिखा हुआ है, और दूसरी भी क्वालिफाई ना करे, मतलब आस्था और अमृत दोनों ही एग्ज़ाम क्वालिफाई ना करें, उन्होंने ये पूछा हुआ है। और इसको अगर हम लोग अपने फॉर्मूले के हिसाब से खोलें, वही अपना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उस हिसाब से तो आएगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू डैश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी डैश इंटरसेक्शन क्यू डैश। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ पी तो है ही, तो पी डैश निकल आएगा भाई। पी डैश क्या है, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, और वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी क्या है, 0.05, 1 माइनस 0.05 वो आएगा भाई 0.95। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू डैश हमारा है 0.10, इसको भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 0.10 को, वो आया 0.9 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे निकाला हुआ था, दैट सेकंड पार्ट में 0.87 उसकी वैल्यू थी 0.87। इन दोनों को ऐड करेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो सारा कुछ सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर आएगा 0.98। और अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये रहा लास्ट सब पार्ट थर्ड, उसमें लिखा हुआ है कि ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्ज़ाम। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले वेन डायग्राम का इंपॉर्टेंस समझा था कि वेन डायग्राम एग्जामिनर को नहीं दिखाना, लेकिन हमें अपने पर्सनल यूज़ के लिए रख लेना चाहिए। तो वो इसी क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था कि उन्होंने कहा कि ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्ज़ाम, दोनों में सिर्फ एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगी, यानी अमृत करेगी तो आस्था नहीं करेगी, और आस्था करेगी तो अमृत नहीं करेगी, है ना, जिसको हम लोगों ने पी और क्यू बोल रखा है। तो या तो ये हो, है ना, पी माइनस क्यू, है ना, जिसको मैंने जो भी लिखा था पी आस्था को लिखा गया है, तो आस्था विल क्वालिफाई एंड अमृत विल नॉट क्वालिफाई, ये वाला रीजन है। या तो ये वाला रीजन हो और या तो ये वाला रीजन हो, दैट इज़ अमृत विल क्वालिफाई एंड आस्था विल नॉट क्वालिफाई, शी विल फेल, इस टाइप का कुछ होना चाहिए। तो या तो ये हो और ये हो, तो हमारा ये फीजिबल रीजन है, हमें इस रीजन के ऊपर फोकस करना है। जूम करके दिखा देता हूँ, इस रीजन को हमें निकालना है। अब ये रीजन कैसे निकलेगा भाई, तो यूनियन में से, मतलब इस पूरे सर्कल में ये बीच वाला पोर्शन अगर सब्ट्रैक्ट हो जाए, हट जाए, तो यही रीजन बचेगा सिर्फ, है ना। इस सर्कल में, पूरे सर्कल में ये बीच वाला रीजन अगर हट जाए तो ये वाला रीजन बचेगा। तो यूनियन में से इंटरसेक्शन को बेसिकली माइनस करना है, यूनियन माइनस इंटरसेक्शन, यूनियन माइनस इंटरसेक्शन, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पी यूनियन क्यू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। दोनों की यूनियन की क्या प्रोबेबिलिटी है, दोनों के इंटरसेक्शन की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो दोनों की यूनियन की प्रोबेबिलिटी है 0.13 और दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी थी 0.02। फाइनल आंसर आया अपना 0.11। हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, और इसके बाद हम लोग इस वीडियो का समापन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 30 बोल्ट्स एंड 40 नट्स, हाफ ऑफ द बोल्ट्स एंड हाफ ऑफ द नट्स